अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बीए कोर्स के अंदर मौजूद है और आपकी एफएएफएससी यानी इंटरमीडिएट के इंग्लिश के कोर्स के अंदर भी मौजूद है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पोएम है, शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसका जो थीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके ऑथर की बात की जाए तो जो इसका ऑथर है वो एनोनिमस है। इसके ऑथर के बारे में बहुत सारी राय है, लेकिन हम इसे एनोनिमस ही यहाँ पर रखेंगे। तो इससे पहले कि हम पोएम के टेक्स्ट की तरफ जाएं, हमें पोएम के सेंट्रल आइडिया को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो पोएम है उसका मरकजी ख्याल क्या है, उसका ओवरऑल थीम क्या है, उसके अंदर क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जो कौमें होती हैं उनकी हिस्ट्री के अंदर अच्छा या बुरा वक्त आता है। समटाइम्स कौमों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, समटाइम्स उनके अंदर सोशल क्राइसिस आता है, समटाइम्स उनके अंदर डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, समटाइम्स उनके मुख्तलिफ कौमों के साथ इंटरनेशनल इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन है वो ऐसी क्वालिटी है कि जिससे ये नेशंस जो हैं अपने तमाम बुरे फेज से निकल सकती हैं। तो स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन हम कह सकते हैं कि कौमों की जिंदगी के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी है कि जिसको यूटिलाइज करते हुए वो अपना जो बुरा फेज है, जो उनका लो फेज है, उससे निकल सकती हैं। अब इस पोएम का रैशनल क्या है, इस पोएम का मकसद क्या है? इस पोएम का मकसद बुनियादी तौर पर जो जापानीज नेशन है उसकी रेजिलियंस को हाईलाइट करना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद। अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुई, किस वजह से हुई, ये एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए। अब न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से दोनों सिटीज जो हैं मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। उसकी वजह से कोलैटरल डैमेज भी वहां हुआ, इंसानी जानों का नुकसान हुआ, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया और बहुत सारे दीगर मसाइल आए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला जो आज तक जापानीज जो लोग हैं उन्हें फेस करना पड़ रहा है वो उनका जो जेनेटिक कोडिंग है, जो जेनेटिक डिफेक्ट्स उनके अंदर आ गए थे वो आज तक मौजूद है। इन दोनों शहरों में नए पैदा होने वाले बच्चों में जो परसेंटेज है डिसेबल्ड बच्चों की वो बहुत ज्यादा है। वो इस वजह से है कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो वो डायरेक्टली वहां पर बसने वाले लोगों के जीन्स को भी इफेक्ट करता है, तो उनके अंदर जेनेटिक कोडिंग जो हुई होती है उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन जो जापानीज कौम थी उसने हार्ट लूज नहीं किया, लेकिन जो जापानीज कौम थी उसने हौसला नहीं आ रहा, उसने हौसले से इन तमाम हालात का मुकाबला किया, अपने आप को इकोनॉमिकली बेहतर करने की कोशिश की, अपने सोशल सेटअप को बेहतर करने की कोशिश की, अपनी जिंदगी के दूसरे तमाम जो स्फेयर्स हैं जिनको बेहतर करना चाहिए उनको बेहतर करके आज हम जब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऊंचे मकाम पर मौजूद हैं। ये ऊंचा मकाम उन्होंने कैसे हासिल किया? ग्रेट विल और डिटर्मिनेशन से वो ग्लोरी की हाइट्स तक पहुंचे। तो आज के दौर में हम देखें तो जापान है वो एक ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभरती है। 90s के अंदर देखें, 90s के अंदर जितनी भी मसनूआत थी, जितनी भी क्वालिटी मसनूआत थी वो जापान ही बना रहा था। लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं तो जापान बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, उसने छोटी मसनूआत को बनाना छोड़ दिया, अब वो मशीनरी की तरफ आ गया है जिसमें सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो एयरक्राफ्ट्स की है वो जापान बनाता है। उसके अलावा बड़े बड़े बहरी जहाज जापान बनाता है और मतलब मुख्तलिफ ऐसी किस्म की जो बड़े लेवल की मसनूआत हैं वो जापान ने बनाना शुरू की। तो ये शो करती है कि वो मेजर इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड के अंदर, और आज भी और 90s के अंदर भी जो उनकी मसनूआत थी उन्हें वन ऑफ द बेस्ट डिक्लेयर किया जाता था। तो चलिए पोएम के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट को हम बड़े आसान और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इन द स्टॉर्म्स ऑफ श्रिल्स ऑफ आर्म्स स्मोक एंड ड्रिल्स, यानी जो हथियार हैं उनकी घन गरज में स्मोक यानी हर तरफ धुआं ही था, एंड द ड्रिल्स और जो ड्रिल थी यानी जो एक्सरसाइज थी फौजियों की, ऑल वर स्केर्ड उसमें तमाम लोग डरे हुए थे, बर्न्ट जले हुए थे, एंड अफ्रेड और खौफजदा थे, पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड
और उन्हें पावरलेस बना दिया गया था, उनसे उनकी ताकत छीन ली गई थी, एंड हेल्पलेस, और उनका कोई मदद करने वाला ना था। तो इस स्टैंजा के अंदर एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर को सिग्निफाई किया गया है, उसे एक्सप्लेन किया गया है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो वहां के लोकल से जापानीज थे, जो जापानीज सोल्जर्स थे, उनकी क्या सिचुएशंस थी। यानी वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उसमें से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारे लोग जल चुके थे, और जो रह चुके थे वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे। यानी एक वक्त ऐसा था कि जब वो पावरफुल थे, उन्हें पावरलेस बना दिया और उन्हें हेल्पलेस बना दिया एक ऐसी कौम ने कि जो कि इंतकाम के जज्बे से भरपूर थी। Woeful were all the hills, यानी तमाम जगह जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा ग्लूमी था, वो बहुत ज्यादा सैड था। वो फुल वर ऑल द हिल्स, यानी जो पहाड़ियां थी हत्ता के वो भी आंसू बहा रही थी, वो भी खौफजदा थी, एक सैडनेस का एटमॉस्फेयर था हर जगह। वेस्टफुल वर ऑल द गिल्स, तमाम चूल्हे जो थे वो सर्द पड़ चुके थे, यानी जब इंसान ही खत्म हो गए, जब इंसान ही जलकर खाकस्तर हो गए, तो चूल्हों का और उन साइट्स का कोई फायदा नहीं है। None to share their mourn, कोई ऐसा नहीं था कि जिससे वो अपने दुख दर्द शेयर करें। अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में बहुत सारे लोग लुकमा अजल बन गए, यानी बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जो कि बहुत जख्मी थे, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर इंसान ही खत्म हो गए थे। None to lessen their groans, अब कोई ऐसा भी नहीं था कि जो उनके दुख, गम और दर्द को हल्का कर सके, क्योंकि उनके अपने प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बहुत ही डिजास्टर्स किस्म की साइट है कि जब आप अपने सामने अपने प्यारों को मरता हुआ देखें। तो इन लाइंस में उसी दुख और कर्ब को एक्सप्लेन किया गया है। The flowers, flavors all smashed, burnt, crushed and all dashed, यानी जो फूल थे और उनकी जो खुशबू थी वो तमाम खत्म हो चुकी थी, वो जल चुकी थी, क्रश हो चुकी थी और बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से जो फूल थे वो भी इफेक्ट हुए, एक एक चीज इफेक्ट हुई, जो फूलों की खुशबू थी, जो एनवायरनमेंट था, जो वुड्स थी, वो भी इफेक्ट हुई और खत्म हो गई। एंड ऑल पास थ्रू द ग्राइंड leaving there nothing behind, यानी ये तमाम चीजें जो थी वो एक ग्राइंडर से गुजरी, यानी उन्हें इतना बुरे तरीके से ग्राइंड कर दिया गया कि वहां पर पीछे कुछ भी नहीं बचा। No eye could look the explosion that took the lives of two glories in the moment of furies, यानी कोई आंख ऐसी नहीं थी जो इस सीन को देख सकती कि जो एक्सप्लोजन हुई, कि जिस एक्सप्लोजन ने यानी जिस धमाके ने टुक द लाइफ ऑफ टू ग्लोरीज, दो अजीम शहरों की जिंदगियां तबाह कर दी, या दो अजीम शहरों को तबाह कर दिया इन द मूवमेंट ऑफ फ्यूरीज, गुस्से के चंद लम्हात में। यानी इन लाइंस को अगर एज अ होल देखें तो हम कहेंगे कि कोई आंख नहीं देख सकती थी कि किस तरीके से गुस्से के चंद लम्हात में जो दो शहर थे उनकी जिंदगियों को या दो शहरों को तबाह करके रख दिया गया। All was done by a nation who in her wild passion, यानी ये तमाम एक ऐसी कौम ने किया है कि जो इंतकाम और बदले की आग से बहुत ज्यादा भरपूर थी। तो इसके अंदर जो रेफरेंस है वो बुनियादी तौर पर यूएस की तरफ जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ही हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे। केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, ये ऐसी कौम थी कि जिसने इंसानी हुकूक के बारे में नहीं सोचा। नॉट सेव देम फ्रॉम डेडली फाइट्स, और ना उन्हें जो डेडली किस्म की फाइट्स थी उन्हें उनसे महफूज रखा। आज 21st सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इंसानी हुकूक का अलंबरदार है, वो इंसानी हुकूक की बात करता है, लेकिन इन रियलिटी जो उनका किरदार था पिछली सदी में वो आपके सामने खुलकर सामने आया है। इस सदी के अंदर भी वो इसी किस्म के एक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो स्टेट ऑपरेटर्स है वो इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने दुनिया के अंदर अपने आप को जो ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा नुमाइंदा है उसके तौर पर उभारा हुआ है। बट हाउ मच ग्रेट वर दे, लेकिन वो लोग कितने अजीम हुए होंगे। वो बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, जिन्होंने योम स्याह की जो दर्द थे, तकलीफ थी, वो बर्दाश्त की। एशेज आर नॉट मेरली द वेस्ट, जो राख है
जो एशेस हैं, जो लोग जल गए और उसके बाद जो और चीजें जली, उसके बाद जो राख पैदा हुई, वो वेस्ट या कूड़े के तौर पर नहीं गई, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट्स, यानी उन एशेस से ही जापान ने तरक्की की और आज वो दुनिया की ग्रेटेस्ट पावर के तौर पर उभर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम वीडियो को करते हैं एंड। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्यूरी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और लास्टली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।